नमस्ते। वेलकम टू द व्यक्तित्व पॉडकास्ट। आज हम बात करने वाले हैं सुभाष चंद्र बोस के बारे में। भारत की आज़ादी की लड़ाई के एक बेहद प्रभावशाली लेकिन उतने ही आप कह सकते हैं रहस्यमयी नेता सुभाष चंद्र बोस, जिन्हें हम सब सम्मान से नेताजी कहते हैं। उनका रास्ता देखिए, गांधी और नेहरू जैसे नेताओं से काफ़ी अलग था। जहां वो लोग अहिंसा पर जोर देते थे, वहीं बोस का मानना था कि आज़ादी सिर्फ सशस्त्र क्रांति से ही मिल सकती है। तो आज हम उनकी जिंदगी, उनके विचार, उनकी बनाई इंडियन नेशनल आर्मी यानी आईएनए, फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान उनके विवादास्पद गठबंधन और आधुनिक भारत पर उनकी जो गहरी छाप है, उसे समझने की कोशिश करेंगे। चलिए इसे खोल कर देखते हैं। शुरुआत करते हैं उनके बचपन और शिक्षा से। 23 जनवरी 1897 को कटक, ओडिशा में जन्म हुआ था उनका, जो तब बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। एक संपन्न बंगाली परिवार में पिता जानकीनाथ बोस जाने माने वकील थे और मां प्रभावती देवी। 14 भाई बहनों में वो 9वीं संतान थे। हाँ, और बचपन से पढ़ाई में काफी तेज थे और उनके अंदर ना न्याय की एक गहरी भावना थी। उन पे स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं का बहुत गहरा असर पड़ा। मतलब अध्यात्म और कर्म का मेल, जो बाद में उनके क्रांतिकारी विचारों का आधार भी बना। अच्छा, उनकी शुरुआती पढ़ाई तो कटक के प्रोटेस्टेंट यूरोपियन स्कूल में हुई, जहां अंग्रेजी माध्यम था, और फिर रेवेनशॉ कॉलेजिएट स्कूल में, जहां उन्होंने बंगाली और संस्कृत भी सीखी। कलकत्ता यूनिवर्सिटी के मैट्रिक परीक्षा में दूसरा स्थान हासिल किया था उन्होंने। बिल्कुल। इसके बाद कलकत्ता के जो प्रतिष्ठित प्रेसिडेंसी कॉलेज है, वहां दाखिला लिया, फिलॉसफी पढ़ी। लेकिन यहाँ एक घटना हुई। प्रोफेसर E.F. ओटन थे, जिन्होंने कथित तौर पे भारतीय छात्रों के बारे में कुछ नस्लवादी टिप्पणी की थी। तो उन पर एक हमला हुआ और उस हमले में शामिल होने के आरोप में उन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया। ये घटना दिखाती है कि वो औपनिवेशिक अपमान बर्दाश्त करने वालों में से नहीं थे। तो ये शुरुआत से ही दिखता है उनका चिरचरित। हाँ। बाद में स्कॉटिश चर्च कॉलेज से फर्स्ट क्लास में BA फिलॉसफी किया उन्होंने। और फिर परिवार का दबाव था, तो 1919 में इंडियन सिविल सर्विस यानी ICS की तैयारी के लिए इंग्लैंड गए। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के फिट्जविलियम हॉल में एडमिशन लिया और देखिए कमाल, 1920 में ICS परीक्षा पास भी कर ली, चौथा स्थान मिला। ये बहुत बड़ी बात थी उस जमाने में। चौथा स्थान। लेकिन यहाँ कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है ना? जलियांवाला बाग नरसंहार, जो अप्रैल 1919 में हुआ था, उसने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया था। वो शायद ये सोच रहे थे कि ऐसी ब्रिटिश हुकूमत की सेवा कैसे कर सकते हैं जिसने इतने बेगुनाहों का खून बहाया हो। हाँ बिल्कुल, उनके मन में एक द्वंद्व चल रहा था। एक तरफ इतनी प्रतिष्ठित नौकरी, सुरक्षित भविष्य, और दूसरी तरफ देश की पुकार, वो अन्याय जो उन्होंने देखा था। तो अप्रैल 1921 में उन्होंने ICS से इस्तीफा दे दिया। अपने भाई शरद चंद्र बोस को उन्होंने खत लिखे थे, जिसमें साफ कहा कि वो देश की सेवा इस सिविल सर्विस में बंद कर नहीं कर सकते। माँ की चिट्ठी से भी उन्हें काफी हौसला मिला था, जिन्होंने गांधी जी के आदर्शों को तरजीह दी थी। ये एक बहुत बड़ा, बहुत साहसिक फैसला था, जिसने भारत वापसी और स्वतंत्रता संग्राम का रास्ता तय कर दिया। तो जुलाई 1921 में वो भारत लौटे और लौटते ही सीधे गांधी जी से मिले। लेकिन कहते हैं पहली मुलाकात में मतभेद उभर आए थे। हाँ, ये बात सही है। गांधी जी के लिए अहिंसा ही परम साधन थी। मतलब लक्ष्य और साधन दोनों पवित्र होने चाहिए। जबकि बोस का मानना था कि आज़ादी पाने के लिए कोई भी साधन अपनाया जा सकता है, लक्ष्य महत्वपूर्ण है। गांधी जी के लक्ष्य भी बोस को शायद थोड़े अस्पष्ट लगे उस वक्त। दिलचस्प बात यह है कि गांधी जी ने ही उन्हें बंगाल के बड़े नेता चित्तरंजन दास यानी देशबंधु के पास भेजा। बिल्कुल। और देशबंधु CR दास में बोस को वो नेता मिला जिसकी उन्हें तलाश थी। दास थोड़े ज्यादा लचीले थे और बंगाल के युवाओं के जो उग्र विचार थे, उनके प्रति उनमें ज्यादा सहानुभूति थी। तो दास ने ही बोस को राष्ट्रवादी राजनीति में उतारा, उन्हें गाइड किया। और उसके बाद बोस ने राजनीति में बहुत तेजी से अपनी जगह बनाई। 1922 में स्वराज अखबार शुरू किया, बंगाल कांग्रेस कमेटी के प्रचार प्रमुख बने। 1923 में ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष और बंगाल राज्य कांग्रेस के सचिव चुने गए। दास का जो अखबार था फॉरवर्ड, उसके संपादक भी बने। हाँ, और जब 1924 में CR दास कलकत्ता के मेयर बने, तो बोस ने कैलकाटा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के CEO के तौर पर भी काम किया। मतलब प्रशासनिक अनुभव भी हासिल किया। लेकिन ब्रिटिश सरकार उन्हें शुरू से ही एक खतरनाक व्यक्ति मानती थी, है ना? 1921 से 1941 के बीच उन्हें 11 बार जेल भेजा गया। पहली बार तो दिसंबर 1921 में ही। फिर 1925 में उन्हें बर्मा की मांडले जेल भेज दिया गया, जहां उन्हें TB हो गई थी। हाँ, पर जेल जाने से उनके इरादे और मजबूत हुए।
उन्होंने जेल में बहुत पढ़ा, अपने विचारों को और पैना किया। 1927 में जब वो रिहा हुए तो कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी बने और नेहरू के साथ मिलकर काम किया। और 1928 का जो कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन था, उसमें उनकी भूमिका काफी यादगार रही। वो कांग्रेस वॉलंटियर कोर के जीओसी यानी जनरल ऑफिसर कमांडिंग बने, फौजी वर्दी में। इस पर ब्रिटिश प्रेस ने मजाक भी उड़ाया था और शायद गांधी जी को भी ये फौजी अंदाज पसंद नहीं आया था। उन्होंने इसे बर्ट्रम मिल्स सर्कस कहा था। हाँ, ये घटना भी गांधी और बोस के बीच जो नजरिए का फर्क था उसे दिखाती है। इसके बाद वो फिर से जेल गए और 1930 में रिहा होकर कलकत्ता के मेयर भी बने। 1930 के दशक के मध्य में बोस यूरोप गए। वहां वो मुसोलिनी समेत कई यूरोपीय नेताओं से मिले। उन्होंने कम्युनिज्म और फासीवाद दोनों को करीब से देखा और समझा। इसी दौरान उन्होंने अपनी किताब द इंडियन स्ट्रगल का पहला भाग लिखा, जिसे ब्रिटिश सरकार ने भारत में बैन कर दिया था। हाँ, यूरोप में उनके विचार और पक्के हुए, जिसे हम क्रांतिकारी राष्ट्रवाद कह सकते हैं। उनका मानना था कि आज़ादी सिर्फ जन आंदोलन और सशस्त्र संघर्ष के मेल से ही मिलेगी। वो गांधी जी की अहिंसा की जो रणनीति थी, उसकी प्रभावशीलता पर लगातार सवाल उठाते थे। वो समाजवाद से भी काफी प्रभावित थे। एक ऐसे स्वतंत्र भारत की कल्पना करते थे जहां मुख्य उद्योग सरकार के नियंत्रण में हो, धन का समान बंटवारा हो, जमींदारी प्रथा खत्म हो। वो एक प्लान्ड इकोनॉमी चाहते थे। शायद सोवियत संघ से प्रेरित थे, लेकिन वो स्टालिन की तानाशाही के आलोचक थे। और हाँ, धर्मनिरपेक्षता उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। वो खुद एक बंगाली हिंदू थे, लेकिन पक्के सेक्युलर थे। बाद में जब उन्होंने आईएनए बनाई तो उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब कंधे से कंधा मिलाकर लड़े, जो उनकी इसी विजन का सबूत है। 1938 में वो कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए, हरिपुर अधिवेशन में। तब शुरुआत में गांधी जी का भी समर्थन था उन्हें। उन्होंने संगठन को मजबूत करने का काम किया। लेकिन 1939 में चीजें बदल गईं। गांधी जी के पसंदीदा उम्मीदवार थे पट्टाभी सीतारमैया। उनके खिलाफ बोस फिर से अध्यक्ष पद के लिए खड़े हुए और जीत गए त्रिपुरी अधिवेशन में। दक्षिण भारत से मुथुरामलिंगम थेवर जैसे नेताओं का उन्हें जबरदस्त समर्थन मिला था। यहाँ चीजें वाकई दिलचस्प हो जाती हैं। मतलब वो चुनाव जीत गए, लेकिन फिर भी काम नहीं कर पाया। हाँ, यही हुआ। जीतने के बावजूद गांधी जी और उनके समर्थकों के विरोध के कारण वो प्रभावी ढंग से काम नहीं कर पाए। कांग्रेस वर्किंग कमेटी का ज्यादातर सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया। ये सिर्फ रणनीति का मतभेद नहीं था, मुद्दे गहरे थे, जैसे भविष्य के भारत का स्वरूप कैसा हो, फेडरेशन बने या न बने, अहिंसा पर बोस का लचीला रवैया और शायद बोस का खुद के लिए ज्यादा शक्तियों की इच्छा रखना। आखिरकार अप्रैल 1939 में बोस को अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा। इस्तीफे के बाद उन्होंने मई-जून 1939 में कांग्रेस के भीतर ही फॉरवर्ड ब्लॉक नाम का एक गुट बनाया। इसका मकसद क्या था? इसका मकसद कांग्रेस के भीतर जो वामपंथी या ज्यादा उग्रवादी लेफ्ट लीनिंग रेडिकल तत्व थे, उनको एकजुट करना था। इसका मुख्य आधार बंगाल में था। यहीं पर बोस के विचारों का एक विवादास्पद पहलू भी सामने आता है। कौन सा पहलू? वो मानते थे कि आजादी के बाद भारत को कुछ सालों के लिए एक तरह के समाजवादी अधिनायकवाद, सोशलिस्ट अथॉरिटेरियनिज्म की जरूरत होगी, शायद तुर्की के कमाल अतातुर्क जैसा। वो इटली और जर्मनी की जो सांगठनिक कुशलता थी, उससे प्रभावित थे। हालांकि उनकी नस्लवादी विचारधारा को वो खारिज करते थे। उनका मानना था कि ये मजबूत नेतृत्व देश को औपनिवेशिक पिछड़ेपन से निकालने के लिए जरूरी है। उनके आलोचक इसे फासीवाद से समानता बताते हैं। हाँ, ये आलोचना होती है। हालांकि बोस ने ये भी लिखा था कि ये तानाशाही सिर्फ आज़ादी के संघर्ष और शुरुआती दौर के लिए होगी, कोई स्थायी व्यवस्था नहीं। लेकिन ये विचार विवादास्पद तो है ही। और एक और गंभीर मुद्दा है यहूदी विरोध का आरोप। हाँ, ये एक और ट्रबलिंग एस्पेक्ट है। देखिए, 1938 में उन्होंने नाजी नस्लीय नीति की निंदा की थी, लेकिन 1939 में जब यूरोप से यहूदी शरणार्थी भाग रहे थे तो उन्हें भारत में पनाह देने के कांग्रेस के प्रस्ताव का उन्होंने विरोध किया था। और 1942 में जब वो जर्मनी में थे, उन्होंने गोबल्स के जर्नल अनग्रिफ में एक लेख लिखा था, जिसमें कथित तौर पर कहा गया कि यहूदी विरोध भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का हिस्सा बनना चाहिए, क्योंकि यहूदियों ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद का साथ देकर भारतीयों का शोषण किया है। इस पर जूइश क्रॉनिकल ने उनकी कड़ी निंदा भी की थी। इतिहासकारों के लिए ये एक बहुत ही संवेदनशील और परेशान करने वाला पहलू है। जर्मनी में रहते हुए, जहां लाखों यहूदी कंसंट्रेशन कैंपों में मारे जा रहे थे,
बोस ने कभी उनके लिए सार्वजनिक रूप से सहानुभूति या चिंता जाहिर नहीं की। ये उनके नैतिक पक्ष पर गंभीर सवाल खड़े करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1940 में कलकत्ता में हॉलवेल स्मारक हटाने के लिए आंदोलन करने पर बोस को गिरफ्तार कर घर में नजरबंद कर दिया गया। अंग्रेजों को शायद अंदाजा था कि वो विदेशी मदद लेने की कोशिश कर सकते हैं। हाँ, उन्हें पता था। और फिर हुआ वो नाटकीय पलायन जिसे द ग्रेट एस्केप कहते हैं। 16 जनवरी 1941 की रात दाढ़ी बढ़ाकर एक पठान बीमा एजेंट जियाउद्दीन के भेष में वो अपने भतीजे सिसिर कुमार बोस के साथ अंग्रेजों की निगरानी से निकल भागे। कार से गोमोह रेलवे स्टेशन, जो अब झारखंड में है, पहुंचे। वहां से ट्रेन पकड़कर पेशावर गए, जहां फॉरवर्ड ब्लॉक और जर्मन खुफिया एजेंसी एबवेयर के लोगों ने उनकी मदद की। फिर मुश्किल पहाड़ी रास्तों से होते हुए अफगानिस्तान पहुंचे। काबुल में जर्मन और इटालियन दूतावासों से संपर्क साधा। कुछ महीने वहां इंतजार करना पड़ा। फिर इटालियन नकली पासपोर्ट पर वो सोवियत संघ के रास्ते मॉस्को और फिर अप्रैल 1941 में बर्लिन पहुंचे। ये यात्रा वाकई अविश्वसनीय थी। हिम्मत और योजना दोनों का कमाल। जर्मनी में बोस ने नाजी नेताओं से भारत की आज़ादी के लिए समर्थन मांगा। विदेश मंत्री रिबेनट्रॉप वगैरह से मिले। बर्लिन में फ्री इंडिया सेंटर खोला और आज़ाद हिंद रेडियो शुरू किया, जिससे भारत में राष्ट्रवाद का संदेश प्रसारित करते थे। और यहीं उन्होंने इंडियन लीजन या आज़ाद हिंद फौज का पहला रूप बनाया। इसमें ज़्यादातर वो भारतीय सैनिक थे जिन्हें जर्मनों ने उत्तरी अफ्रीका में युद्धबंदी बनाया था। लगभग 3000 से 4500 सैनिक। उन्हें जर्मन सेना वेयरमाख्त ने ट्रेनिंग दी। बाद में वफिन एसएस से भी जोड़ा गया। सैनिकों ने हिटलर और बोस के प्रति वफादारी की शपथ ली थी। ये भी एक विवादास्पद पहलू है। लेकिन जर्मन सहयोग उतना उत्साहजनक नहीं था ना। हिटलर खुद भारतीय स्वतंत्रता को लेकर संशय में था और उसके नस्लवादी विचार भी थे। मई 1942 में हिटलर से बोस की सिर्फ एक मुलाकात हुई, जिसमें हिटलर ने सीधी सैन्य मदद से इनकार कर दिया, पर हाँ, पनडुब्बी से एशिया भेजने का इंतजाम करने को राजी हो गया। हाँ, जर्मनी से सीधी मदद की उम्मीद कम थी। इसी दौरान बर्लिन में उनकी निजी जिंदगी में भी एक अहम मोड़ आया। उन्होंने अपनी ऑस्ट्रियन सेक्रेटरी एमिली शेंकल से गुप्त रूप से विवाह किया। कहा जाता है हिंदू रीति से। 1942 में उनकी बेटी अनीता बोस का जन्म हुआ। ये रिश्ता उन्होंने काफी समय तक गुप्त रखा था। 1943 तक बोस समझ गए कि जर्मनी भारत से बहुत दूर है। असली मौका दक्षिण पूर्व एशिया में है, जहां जापान जीत रहा था और भारत की सीमा तक पहुंच गया था। बिल्कुल। तो फरवरी 1943 में वो एमिली और अपनी नवजात बेटी को बर्लिन में छोड़कर एक जर्मन यू बोट पर सवार हुए। ये द्वितीय विश्व युद्ध की सबसे अनोखी और खतरनाक यात्राओं में से एक थी। हिंद महासागर में जर्मन पनडुब्बी से एक जापानी पनडुब्बी I-29 में ट्रांसफर होकर मई 1943 में बोस जापानी कब्जे वाले सुमात्रा पहुंचे और फिर जुलाई में सिंगापुर पहुंचते ही माहौल बदल गया। आईएनए का गठन पहले 1942 में कैप्टन मोहन सिंह ने किया था, रासबिहारी बोस के नेतृत्व में और जापानी मदद से। लेकिन जापानी अधिकारियों से मतभेद होने के कारण उसे भंग कर दिया गया था और मोहन सिंह गिरफ्तार थे। बोस के आने से इसमें नई जान आ गई। 4 जुलाई 1943 को सिंगापुर में एक विशाल रैली में रासबिहारी बोस ने आईएनए की कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी और बोस ने नारा दिया, दिल्ली चलो। उन्होंने आईएनए को पुनर्गठित किया। इसमें मुख्य रूप से भारतीय युद्धबंदी थे, जो सिंगापुर और मलाया में पकड़े गए थे, और साथ ही दक्षिण पूर्व एशिया में रहने वाले आम भारतीय नागरिक भी शामिल हुए। सेना की संख्या लगभग 43,000 तक पहुंच गई। और सबसे क्रांतिकारी कदम था रानी झांसी रेजिमेंट का गठन, महिलाओं की एक लड़ाकू यूनिट। इसकी कमान कैप्टन लक्ष्मी सहगल स्वामीनाथन के हाथ में थी। ये उस समय के हिसाब से बहुत आगे की सोच थी, बोस के प्रगतिशील विचारों का प्रतीक। 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में आरजी हुकूमत आज़ाद हिंद यानी स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की घोषणा की। बोस इसके राष्ट्राध्यक्ष, प्रधानमंत्री और युद्ध मंत्री बने। हाँ, इस सरकार को जर्मनी, जापान, इटली, थाईलैंड समेत 9 देशों ने मान्यता दी। इसने अपनी मुद्रा जारी की, डाक टिकट जारी किए। जापान ने अंडमान और निकोबार द्वीपों का प्रशासन इस सरकार को सौंपा, जिनका नाम बदलकर शहीद और स्वराज रखा गया। हालांकि ये सच है कि द्वीपों पर असली नियंत्रण जापानियों का ही रहा। फिर आया आईएनए का सबसे बड़ा और महत्वाकांक्षी सैन्य अभियान, बर्मा से भारत पर हमला, जिसका लक्ष्य इम्फाल और कोहिमा पर कब्जा करना था। मार्च 1944 में
जापानी यूगो ऑपरेशन के तहत आईएनए ने जापानी सेना के साथ भारतीय सीमा पार की। शुरुआत में कुछ सफलता मिली भी। आईएनए ने मणिपुर के मोइरांग कस्बे में पहली बार भारतीय तिरंगा फहराया। बोस खुद मोर्चे के पास तक गए। 6 जुलाई 1944 को रंगून रेडियो से उन्होंने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया और भारत की आज़ादी के इस आखिरी युद्ध के लिए उनका आशीर्वाद मांगा। ये भी एक ऐतिहासिक क्षण था। लेकिन ये अभियान बुरी तरह विफल रहा। क्यों? कई कारण थे। मित्र देशों यानी कि एलाइज की हवाई ताकत बहुत ज्यादा थी। आईएनए और जापानियों की सप्लाई लाइन बहुत खराब थी। रसद और हथियारों की भारी कमी थी। फिर भयंकर मॉनसून आ गया। जापानी सैन्य रणनीति में भी गलतियां थीं और दूसरी तरफ ब्रिटिश और ब्रिटिश भारतीय सेना ने बहुत कड़ा प्रतिरोध किया। बीमारियां खासकर मलेरिया और पेचिश फैल गई। तो जुलाई 1944 तक हमला पूरी तरह नाकाम हो चुका था और आईएनए को भारी नुकसान के साथ बर्मा लौटना पड़ा। कहा जाता है कि 26,000 से ज्यादा आईएनए सैनिक मारे गए, ज्यादातर बीमारी और भुखमरी से। जापानी भी बोस को सैन्य नेतृत्व के लिहाज से शायद उतना कुशल नहीं मानते थे। हाँ, सैन्य दृष्टि से ये एक बड़ी विफलता थी, लेकिन इसका राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक महत्व बहुत बड़ा था। इसने दुनिया को और खासकर अंग्रेजों को दिखाया कि भारतीय सिर्फ अहिंसक प्रदर्शन ही नहीं कर सकते, बल्कि वो अपनी आज़ादी के लिए हथियार उठाकर लड़ और मर भी सकते हैं। और इसने ब्रिटिश भारतीय सेना में जो लाखों भारतीय सैनिक थे, उनकी वफादारी पर भी सवाल खड़े कर दिए होंगे। बिल्कुल। अंग्रेजों की सबसे बड़ी चिंता यही थी। उन्हें डर लगने लगा कि क्या वो अब अपनी ही सेना पर भरोसा कर सकते हैं। युद्ध के बाद जब आईएनए सैनिकों पर मुकदमे चले तो इस डर ने और जोर पकड़ा। हाँ, उस पर आएंगे, लेकिन पहले बोस की मृत्यु का रहस्य, आधिकारिक कहानी क्या है? आधिकारिक जापानी और मित्र देशों के रिकॉर्ड के अनुसार सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु 18 अगस्त 1945 को ताइवान, जो तब जापानी नियंत्रण में था, के ताइहोकू अब ताइपे में एक विमान दुर्घटना में हुई। वो कहाँ जा रहे थे? वो सिंगापुर से शायद मंचूरिया के रास्ते टोक्यो जा रहे थे। ऐसा माना जाता है कि वो जापान की हार के बाद सोवियत संघ से संपर्क साधने की कोशिश करना चाहते थे। ताइहोकू हवाई अड्डे से उड़ान भरने के तुरंत बाद उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। कहा जाता है कि बोस बुरी तरह जल गए थे और कुछ घंटों बाद एक जापानी सैन्य अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई। उनके एक विश्वस्त सहयोगी कर्नल हबीब उर रहमान उस विमान में थे और वो बच गए थे। और कहा जाता है कि उनका अंतिम संस्कार वहीं ताइवान में किया गया और उनकी अस्थियां टोक्यो के रेंकोजी मंदिर में रखी गईं, जहां वो आज भी हैं। हाँ, आधिकारिक कहानी यही है। लेकिन इस कहानी पर बहुत से लोग, खासकर बंगाल में, यकीन नहीं करते। कई कॉन्स्पिरेसी थियरीज हैं। ऐसा क्यों है? इसके कई कारण हैं। एक तो उस कथित दुर्घटनाग्रस्त विमान का कोई पुख्ता मलबा या सबूत कभी सामने नहीं आया। दूसरे, जो गवाह थे, खासकर हबीबुर रहमान, उनके बयानों में कुछ विरोधाभास पाए गए। तीसरा, 1945 के बाद भी बोस के जिंदा देखे जाने की कई अपुष्ट खबरें और अफवाहें फैलती रहीं। और चौथा, युद्ध की समाप्ति का वो दौर बहुत अराजक था। चीजों का सत्यापन करना बहुत मुश्किल था। भारत सरकार ने भी इस पर जांच आयोग बिठाए थे। हाँ, कई आयोग बने। शाहनवाज कमेटी 1956 और खोसला कमीशन 1970 ने निष्कर्ष निकाला कि बोस की मौत विमान हादसे में ही हुई थी। लेकिन फिर मुखर्जी कमीशन? हाँ, 1999 में जस्टिस मनोज मुखर्जी की अध्यक्षता में एक कमीशन बना। मुखर्जी कमीशन ने 2005 में अपनी रिपोर्ट दी और कहा कि बोस उस विमान हादसे में नहीं मरे थे और रेंकोजी मंदिर में रखी राख उनकी नहीं है। हालांकि तत्कालीन भारत सरकार ने मुखर्जी कमीशन की रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया, उसे खारिज कर दिया। तो रहस्य आज भी बना हुआ है। कुछ लोग मानते हैं कि बोस शायद सोवियत संघ चले गए थे या भेष बदलकर भारत में ही गुमनामी में जीते रहे। गुमनामी बाबा जैसी कहानियां भी हैं। हाँ, ये सब सिद्धांत हैं, लेकिन कोई ठोस प्रमाण किसी का नहीं है। तो उनकी मृत्यु एक अनसुलझी पहेली बनी हुई है। चलिए अब बात करते हैं युद्ध के बाद आईएनए ट्रायल्स की। जब पकड़े गए आईएनए सैनिकों पर अंग्रेजों ने दिल्ली के लाल किले में मुकदमा चलाया। नवंबर 1945 में पहले 3 अधिकारी थे, कर्नल प्रेम सहगल हिंदू, कर्नल गुरबख्श सिंह ढिल्लों सिख और मेजर जनरल शाहनवाज खां मुस्लिम। अंग्रेजों का शायद इरादा था कि इन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाकर बाकी सेना को एक कड़ा संदेश दिया जाए, लेकिन उनका दाव पूरी तरह उल्टा पड़ गया। कैसे? पूरा देश आईएनए के समर्थन में उठ खड़ा हुआ।
क्या कांग्रेस, क्या मुस्लिम लीग, क्या हिंदू महासभा, सब एक हो गए। नेहरू, भूलाभाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू जैसे बड़े बड़े वकील बचाव पक्ष में खड़े हो गए। देश भर में जबरदस्त प्रदर्शन हुए, नारा गूंजा, लाल किले से आई आवाज, सहगल ढिल्लों शहनावाज, या लाल किला तोड़ दो, आजाद हिंद फौज को छोड़ दो। इसका मतलब है कि आईएनए जो युद्ध हार गई थी, उसने शांति के समय में एक बड़ी जीत हासिल की। बिल्कुल सही। इसका सीधा असर फरवरी 1946 की रॉयल इंडियन नेवी की बगावत आरआईएन म्यूटिनी पर पड़ा। जब नौसेना के भारतीय जवानों ने कराची और बॉम्बे में बगावत कर दी, तो अंग्रेजों को पक्का यकीन हो गया कि वो अब भारतीय सेना और पुलिस के भरोसे भारत पर शासन नहीं कर सकते। इन घटनाओं ने अंग्रेजों के भारत छोड़ने के फैसले को बहुत तेज कर दिया। कई इतिहासकार मानते हैं कि आईएनए ट्रायल्स और आरआईएन म्यूटिनी आज़ादी की प्रक्रिया में निर्णायक मोड़ थे। तो कुल मिलाकर बोस की विरासत बहुत मिलीजुली और जटिल है। बहुतों के लिए वो हीरो हैं, अंग्रेजों को सीधी चुनौती देने वाले महान देशभक्त। लेकिन उनके नाजी जर्मनी और जापान से गठजोड़, अधिनायकवाद की तरफ झुकाव और यहूदी विरोध के आरोपों ने उन्हें विवादास्पद भी बनाया है। हाँ, यही उनकी कॉम्प्लेक्सिटी है। एक तरफ उनकी बेमिसाल देशभक्ति, हिम्मत, त्याग, उनका करिश्माई नेतृत्व है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। लेकिन दूसरी तरफ एक्सिस शक्तियों के साथ उनका गठबंधन एक ऐसा नैतिक सवाल खड़ा करता है जिसका जवाब आसान नहीं। उनके ऑथोरिटेरियन सोशलिज्म के विचार और एंटी सेमिटिज्म के आरोप भी उनकी विरासत का हिस्सा है, जिनसे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। आज़ादी के बाद कई दशकों तक शायद उन्हें आधिकारिक इतिहास में उतनी जगह नहीं मिली गांधी और नेहरू की तुलना में, लेकिन हाल के वर्षों में उनकी भूमिका को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। हाँ, ऐसा हुआ है। वो अब एक मुखर राष्ट्रवाद का प्रतीक बन गए हैं। विभिन्न राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से उनकी विरासत पर दावा करते हैं। उनका जन्मदिन 23 जनवरी अब पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। इंडिया गेट पर उनकी एक भव्य प्रतिमा भी स्थापित की गई है। क्या उनके कुछ विचार आज भी प्रासंगिक हैं, जैसे धार्मिक सद्भाव पर आधारित राष्ट्रीय एकता या विदेश नीति में रणनीतिक स्वायत्ता, जिसे वो प्रैक्टिकल अप्रोच कहते थे? हाँ, बिल्कुल। राष्ट्रीय एकता का उनका विजन, जिसमें धर्म या जाति का कोई भेद न हो, जैसा आईएनए में दिखा, वो आज भी बहुत प्रासंगिक है। विदेश नीति में यथार्थवाद और अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखना, ये भी एक अहम सबक है। राष्ट्रीय सुरक्षा में सैन्य शक्ति की भूमिका पर उनके विचार और नेतृत्व कैसा होना चाहिए, इन सब मुद्दों पर उनके जीवन और विचारों से आज भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है, बहस की जा सकती है। तो कुल मिला के जो स्रोत हमने देखे, उनसे सुभाष चंद्र बोस की एक बेहद जटिल शख्सियत उभरती है। उनकी कहानी हमें आज़ादी की लड़ाई की बहुआयामी प्रकृति दिखाती है। यह दिखाती है कि आज़ादी का रास्ता सिर्फ एक नहीं था। हाँ, और उनकी जिंदगी हमें कुछ बुनियादी सवालों से जूझने पर मजबूर करती है। क्या महान लक्ष्य को पाने के लिए अपनाए गए साधन मायने नहीं रखते? क्या मुश्किल हालात में किए गए नैतिक समझौते हमेशा गलत होते हैं? इसका कोई सीधा सपाट जवाब नहीं है। उनकी देशभक्ति और त्याग पर शायद ही कोई सवाल उठा सकता है, लेकिन उनके तरीकों और फैसलों पर बहस हमेशा जारी रहेगी। वो भारतीय इतिहास के एक ऐसे नायक हैं जो हमेशा सोचने पर मजबूर करते रहेंगे। Okay, so we hope you liked our today's discussion. For more such discussions, subscribe to our channel, Vyaktitva The Epic Tales. धन्यवाद।